सर इन्फोसिस की बात करते हैं, 45,200 करोड़ रुपीस का कैश इक्विवेलेंट जो है पहली तिमाही में इनके पास है। और ट्विटर पे ना वॉर छिड़ी हुई है, और ट्विटर पे ये बहस हो रही है कि हमारी आईटी कंपनीज जो है वो बाई बैक की जगह अगर वो आरएनडी में लगाए या एआई में एक्सपेंशन करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका क्या विचार है? मुझसे सवाल है? जी सर। अच्छा, नहीं, मेरा भी सिमिलर थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इस एआई के जमाने में 45,000 करोड़ कैश है, तो एक अच्छी उभरती हुई एआई कंपनी को खरीदे ना, तो शॉर्ट सर्क्यूट करे, आप अपने आप एआई को बिल्डअप करें धीरे धीरे। इससे बेहतर है कि जाके एक कंपनी को एक्विजिशन करें, तो एक फास्ट ट्रैक कर सकते हैं एआई को। तो मेरा भी वही है कि ये बायबैक जो है, इट्स इंडिकेटिंग कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, विच इज नॉट एक्सेलेंट न्यूज, बिकॉज इंटरनेशनली भी बहुत कंपनी, खाली इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल एआई कंपनी इसको खरीद सकते हैं ना। और अगर यूएस बेस्ड एआई कंपनी को खरीदा तो मिस्टर ट्रम्प भी खुश होंगे। तो मेरा मानना है कि उनको, या फिर उन्होंने एक एक्विजिशन आइडेंटिफाई कर दिया है, और मान लीजिए उसको 10-15 हजार करोड़ की जरूरत है, तो बाकी अभी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इमीडिएटली इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मगर सिग्नल ये दे रही है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर अगर उनके बैकएंड में ऑपरेशन है, और वो उसी के लिए अभी ये बायबैक भी कर रहे हैं और वो एक्विजिशन भी करेंगे, तो अच्छी बात है। बिकॉज अदरवाइज आप जो कह रहे हैं ना, ये तो आरएनडी ये सब में नो उतना पैसा नहीं लगता है ना, आपको बिल्डअप करना है, और वो भी बहुत टाइम लगेगा। खाली एक एक्विजिशन की बात मेरे मन में है, और वो अगर उनके प्लान्स में है और उसके अलावा ये एक्विजिशन कर रही है, तो बेहतर चीज है, बिकॉज दोनों शेयर होल्डर का भी और अपना फ्यूचर ग्रोथ का भी ख्याल रख रही है। तो आने वाले दिन की इंफॉर्मेशन थोड़ी के लिए वेट करते हैं, जल्दबाजी ना करें। मगर अगर एक्विजिशन अगले 6 महीने में नहीं किया, तो मैं जरूर मैं मानूंगा कि ये एक सिग्नल था कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ द सिचुएशन पैन्स आउट। मगर आपने इंफोसिस की बात उठाई, मगर मैं आईटी के बारे में कहूंगा कि ओवरसोल्ड तो थी, और मैंने भी बताया कि मेरी भी व्यू बदल गई है। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी टेल्ड विंड दे रही है, दो चीज है उसमें। एक है फेड रेट कट से अमेरिका में व्यवसाय सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, और 60% ऑफ आईटी एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका बीएफएसआई सेक्टर में है, ज्यादातर कंपनी। तो नेचुरली उधर इंडस्ट्री के लिए जो भी पॉजिटिव है, उनके लिए पॉजिटिव, नंबर वन। नंबर टू, ये टैरिफ की बात कही, और टैरिफ के अगेंस्ट हमारे जो क्या कह सकते हैं, आप कहते हैं अस्त्र कह सकते हैं, या कोई भी है, वो करेंसी डिप्रिसिएशन है। तो अगर ये टैरिफ में एक सॉल्यूशन नहीं आया, तो जरूर आरबीआई ऊपर दबाव होगा कि रुपी को डिप्रिशिएट करे, ताकि एक्सपोर्टर्स को एक टैरिफ के अगेंस्ट एक हथियार मिले, राइट। तो अगर वीक हो रहा है रुपी, तो वो आईटी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो मैं मान रहा हूं कि ये उस फैक्टर का भी, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन, दूसरी इंफोसिस की आज की खबर, और तीसरी ये एक एक्सपेक्टेड रुपी का डिप्रिसिएशन इन द फेस ऑफ टैरिफ, वो आईटी सेक्टर के लिए जरूर पॉजिटिव है, और फेड रेट कट पॉजिटिव फॉर बीएफएसआई। तो ये कुल मिला के शायद आज एक टिल्टिंग पॉइंट हुआ है। बट जैसे अमोल कह रहे थे, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या सस्टेनेबल है, आने वाले दिन बताएंगे। बट मेरी उम्मीद है कि जब एफआईएस थोड़ी बहुत वापसी करेंगे, वो भी आईटी को पसंद करेंगे इन्हीं चीजों के कारण। तो मेरा अभी भी एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी में आईटी में रखूंगा। आल्सो डिप नहीं है, मगर अगले कुछ दिनों के लिए, जैसे अमोल जी कह रहे हैं, कुछ करेक्शन आता है तो जरूर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। बिल्कुल, मुझे याद है कि सुनील सर की कॉन्ट्रा बेट जो है वो आईटी स्पेस ही है। हम जब भी बात करते हैं सर आईटी स्पेस के बारे में जरूर बात करते हैं। अमूल, दो गोल्ड फाइनेंसर्स, मुथूट फाइनेंस एंड मन्नापुरम फाइनेंस, दोनों ही अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज करते हुए, और गोल्ड तो भागे ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे स्टॉप करेगा। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? मुथूट फाइनेंस पे कमेंट कर पाऊंगा। अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंट अपट्रेंड रहा है। बीच में कंसोलिडेशन फेज था जो अराउंड 2700 और 2500 के पास था। उस कंसोलिडेशन फॉर्मेशन को भी पॉजिटिवली ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी एक टेस्टिंग हुआ, और उसके बाद ये स्टॉक रैली कर गया। सो मीडियम टर्म सेटअप भी पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में भी कंसिस्टेंटली चला है स्टॉक। ये वीक में भी अगर हम देखते तो 3% का रैली है, ये मंथ में अगर हम देखते तो 10% का रैली है। टेम्पररी थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, क्योंकि काफी प्रॉमिसिंग रैली हुआ है, शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले रेंज बाउंड, बट रिवर्सल नहीं लग रहा है अभी भी। लेवल्स की तरफ अगर मैं जाता हूं तो 2800 2850 तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन निकल कर है शॉर्ट टर्म के लिए।
ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 3000 प्लस के लेवल्स दिखा रहा है जो चार्ट्स पे। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, बट उसका जो ट्रेंड है फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। सुनील सर, आपका व्यू क्या है गोल्ड पे, अब कहाँ तक जाएगा? नहीं देखिए, मेरा व्यू पॉजिटिव ही है गोल्ड के ऊपर। पर क्या है कि थोड़ा स्प्लिट होगा बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो ज्यादातर गोल्ड ही खरीदते हैं, मगर मैंने सुना कि अभी कुछ सेंट्रल बैंक्स सिल्वर को भी ऐड करना शुरू कर दिया है। तो गोल्ड सिल्वर कंबाइंड चलेगा। शायद सिल्वर थोड़ी ज्यादा चलेगी, बिकॉज वो गोल्ड सिल्वर रेशियो लॉन्ग टर्म 60:1 में है, आज ये क्लोज 90:1 में है। तो थोड़ा एक अगले 3-4 साल में थोड़ी बहुत एक रिवर्सल टू ट्रेंड देखेंगे, तो नेचुरली सिल्वर की थोड़ी ज्यादा बढ़त होगी। मगर गोल्ड के बारे में सुने तो देखिए, रेट कट means dollar weakening means positive for gold. रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान उधर वो हमस वॉर, ये सब अनसर्टेनिटी है, पॉजिटिव फॉर गोल्ड। हमारे लिए लोकल लेके धनतेरस आ रही है, वो भी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो अभी गोल्ड के लिए आप देखें तो कहीं पे छुपने की जगह ही नहीं है, राइट। और क्या है कि इतने लॉन्ग टाइम से डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स क्या कहते हैं उसको, अंडर बॉट रहे थे गोल्ड में, क्योंकि कोई भी कह रहा था अरे गोल्ड एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और सब गलत जो अभी निकली। अभी एक ओवर कॉम्पेंसेटिंग सब ऐड आ रहे हैं एलोकेशन, और जो भी मल्टी एसेट फंड में जो भी पैसा आ रहा है ना मंथ ऑन मंथ, वहां पे भी उनको 20% तक तो गोल्ड या सिल्वर तो खरीदते हैं। तो वो एक बाइंग सपोर्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जरिए भी आ रही है, और गोल्ड ईटीएफ में भी लोग पैसा डाल रहे हैं। तो फाइनेंशियल गोल्ड पे भी, जो कहते हैं ना डिजिटल गोल्ड, वहां पे भी इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन गोल्ड के लिए मैं कहूंगा अच्छी है, और एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर आप उधर अपना 10 to 15 इवन 20% तक आप गोल्ड प्लस सिल्वर में जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज सेफ। और ये डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है ना, उसमें कोई ब्रिक्स वाली करेंसी आगे नहीं आएगी, ना ही यूरो आएगी। गोल्ड ये है अल्टीमेट डी डॉलर वाली करेंसी, आप देखें तो एक बहुत से फैक्टर्स जो है, एज लॉन्ग एज मिस्टर ट्रम्प है तो या बिटकॉइन या गोल्ड उसकी सपोर्ट को आती रहती है। और मैं एक पॉइंट, आपने पूछा था गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में, नेचुरली ये गोल्ड के मुंह उनके स्टॉक होल्डिंग और उनकी कवरेज रेशियो, क्योंकि उन्होंने दिया होगा लोन जब गोल्ड 20% चीपर था, अब ऑटोमेटिकली उनके लोन कवरेज इंप्रूव हो गए, तो नेचुरली उनके एनपीएस जो भी है उसके लिए पॉजिटिव है। मगर उसके अलावा अब ये जीएसटी कट का जो कंजम्पशन में एक बूस्ट आ रहा है, अभी बैंक्स भी उसको रेट्स कट करके एक फेस्टिवल सीजन में डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। मगर एक क्लास ऑफ बोरोअर्स है जो बैंक के क्रेडिट में फीचर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सैलरी सर्टिफिकेट नहीं होती है या उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होती है, तो उनके लिए गोल्ड लोन लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल को खरीदना या फिर ट्रैक्टर खरीदना है तो बैंक एक हिस्सा तक देगी, मगर उनका मार्जिन बढ़ाने के लिए सपोज 70% ट्रैक्टर के कॉस्ट बैंक लोन देती है, मगर बाकी 30% के लिए वो जाके एग्रीकल्चर में देखिए गोल्ड लोन ही देते हैं। तो एक्चुअली लेंडिंग के लिए बहुत पॉजिटिव है। उसमें गोल्ड एक एसेट क्लास है जो अपने क्रेडिट क्वालिटी, अपनी सिबिल स्कोर को इक्वेशन से हटा देती है, और फुल्ली सिक्योर्ड लोन है तो कोई भी रेडी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि गोल्ड बेस्ड लोन यानी जो भी है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि एक जीएसटी एक ट्रिगर है कि लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत सस्ता हो गया सामान तो खरीदना है, तो नेचुरली वो गोल्ड लोन भी लेके इसको खरीद सकते। तो इसलिए मेरा व्यू ओवरऑल फाइनेंसिंग बट गोल्ड फाइनेंसिंग पे भी एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव सिचुएशन में है। ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल में मुझे पता नहीं कि कितना ओवर सोल्ड है और बॉट है और क्या होगा, वो तो मैं अमोल के हाथ में छोड़ता हूं, मगर डेफिनेटली मुझे एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रही है उसकी। जी अमोल, जियो फाइनेंशियल और रिलायंस दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या है? जियो फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे तो एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। ऐसा लग रहा था 330 के लेवल पे कि एक अप ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। करेक्शन भी हुआ और करेक्शन काफी डीप हो गया। फिलहाल अभी एक सपोर्ट लेवल पे जरूर है, 310 का एक सपोर्ट लेवल जरूर है, बट मैं अभी उसको पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा और सेटअप अगर इंप्रूव होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से पॉसिबल है, अदरवाइज एक यही सीमित दायरे में चलता हुआ स्टॉक देखने को मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड 305 का सपोर्ट रहेगा, ऑन द हायर साइड 325 330 एक वापस से रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस में मुझे लगता है अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है। एक बाउंस बैक जरूर आया था बट कंटिन्यू नहीं हो पाया।
1400 के लेवल के ऊपर ध्यान रहेगा। 1400 का अगर रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है 1400 के बाद, तो एक जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं और एक्सटेंड होते हुए हम देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड 1450 जो लास्ट टाइम वहीं से प्राइस करेक्ट हो गया था, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। 1450 और 1475 ये दो रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। सुनील सर, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन की बातचीत चल रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं यूएस के, और यूरो जोन में भी एक रिबाउंड तो देखने को मिला, लेकिन स्लो डाउन अभी भी कहीं ना कहीं। तो क्या जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमारी इंडियन मार्केट्स को शील्ड कर पाएगी? इज दिस आर द स्टेप्स एनफ टू शील्ड आवर इकोनॉमी अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है और रिसेशन हिट होता है यूएस में? जरूर, बिकॉज एज इट इज यूएस में 50% टैरिफ के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो है। तो उधर रिसेशन हो या ना हो, वो हमारे लिए, क्योंकि देखिए यूएस एक्सपोर्ट्स हमारी 20% ऑफ एक्सपोर्ट्स है, मगर 2% ऑफ जीडीपी ही है। तो इसलिए मैं उसका थोड़ा सिचुएशन में डोमेस्टिकली, जैसी एसएनपी की रिपोर्ट ने भी इसको एनालाइज किया था, और कहना है कि डिफेंसिव जो आप पूछ रहे हैं ना वो जरूर है, एग्रेसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मगर जो करेंट लेवल का 6-6.5 का ग्रोथ को डोमेस्टिक कंजम्पशन की बूस्ट से हम जरूर प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होता है ना, ऐसे रिसेशन के टाइम में ही आपको, यूएस को छोड़ते हैं अलग क्योंकि टैरिफ की बात है उधर, बाकी देशों में अगर स्लो डाउन हो रही है तो तभी एक कॉस्ट के ऊपर प्रेशर आता है बायर के ऊपर। तब वो कहां पे चीपेस्ट मुझे मिलता है उसके ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि रिसेशन में ही बेल्ट को टाइट करते हैं, राइट। तो तब इंडिया की जो कॉस्ट एडवांटेज है, लेबर कॉस्ट की एडवांटेज और सप्लाई की एडवांटेज है, वो सामने आएगी। तो एक्चुअली मेरा व्यू है कि नॉन यूएस देशों के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स एक्चुअली बढ़ सकती है, बिकॉज हम तब हमारा कॉस्ट एडवांटेज सामने आके दिखेगा, और गवर्नमेंट की भी एक सॉलिड पुश होने वाली है कि टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम यूएस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो डेफिनेटली एक रिसेशनरी सिचुएशन में भी मैं इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो बात देखेंगे। पर गवर्नमेंट की भी देख रहे हैं कि टैरिफ ने क्या किया कि इनवर्ड हमारी स्पॉटलाइट को अंदर चला गया, जो इग्नोर कर रहे थे पहले शायद, अब उसमें एफर्ट है कि गवर्नमेंट हर तरह कोशिश कर रही है कि इसको सपोर्ट दे। तो जरूर मेरा मानना है कि इंडिया के डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ के लिए ये स्टेबल लेवल ऑफ 6-6.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि जो भी इंटरनेशनल स्थिति होती है उसमें मेरे लिए इकोनॉमी के लेवल में, मार्केट की बात अलग है, मगर इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली मैं कुछ डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ। अब सर, आपके पसंद वाले शेयर्स कौन से हैं आज? 2 स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा, उसमें से आईटी आज परफॉर्म रहेगा, तो मोमेंटम को चेस कर रहा हूँ, तो एक एचसीएल टेक के साथ जाना चाहूंगा। 1425 के आसपास है। टेक्निकल बाउंस बैक अगर आता है तो 1500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और 1395 सपोर्ट लेवल रहेगा। प्रॉमिसिंग लेवल पे भी ये रिवर्सल फॉर्मेशन है, मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस एचसीएल टेक में काफी ब्राइट है। दूसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। 512 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 550 के, और स्टॉप लॉस है उसका 500 का। एक स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, बट डेली और वीकली दोनों सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो 500 का एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ट्रेंड को, पॉजिटिव ट्रेंड को कोई डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, यही कंटिन्यू रहा तो पोजिशनली 550 तक ये जाने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये हमने मीडियम टर्म के हिसाब से हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया हुआ है। तो सर, आखिरी सवाल आपसे कि अब अर्निंग्स से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमको? सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स में तो कुछ खासा देखने को तो नहीं मिलेगा, सम पार्ट ऑफ इट विल रिफ्लेक्ट, या फिर अर्निंग्स को हमको ध्यान नहीं देना चाहिए फॉर सेकंड क्वार्टर? थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर विल बी बेटर? या अभी अर्निंग्स पे ध्यान देना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बता रहा हूँ कि एक पजल जो हमें सॉल्व करना है कि फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% आई, मगर